सोचिए कि 1947 से 1967 के बीच में हुआ क्या था। तो सबसे पहली चीज़ हुई थी कि हम आज़ाद हुए थे। तो जिस तरीके से आपको पता है कि हम किसके ब्रिटेन के अंडर थे और ब्रिटेन के अंदर थे, तो ब्रिटेन ने बहुत एक्सप्लॉयटेशन हमारे देश के साथ किया था, इतना ज़्यादा कि सब कुछ लूट के भारत का वो लेके चले गए थे। तो उस टाइम पे जो डेवलपमेंट था या जो डेवलपमेंट की नींव थी उसको डालना था, ठीक है, बिकॉज हमारे पास डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको जिस तरीके से पता होगा कि इलेक्शन के बाद या उस टाइम पे कांग्रेस ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और नेहरू जी का जो पर्सपेक्टिव होता है, नेहरू जी का आइडिया होता है, वही लेके आता है। आपको ये बात भी पता होगी कि उनका सोशलिज्म की तरफ थोड़ा झुकाव था, मार्क्सिस्ट वाले सोशलिज्म की तरफ नहीं, डिफरेंट सोशलिज्म की तरफ, वेलफेयर सोसाइटी आप कह सकते हैं, जन कल्याण वाली जो आइडिया होता है उसके तरफ। तो दो चीज़ें इस टाइम पे होती हैं। फर्स्ट होती है बॉम्बे प्लान जो कि 1944 में आती है, एंड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन 1948। आपको इसको एक्सप्लेन तो नहीं करना, बट आपकी नॉलेज के लिए कमेंट में करके बताइए कि इसमें क्या क्या कहा गया था, ये किस बारे में थी, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आती है। बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को एज वेल एज हैवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब क्या होता है, तो समझने इसको सिंपल समझिए कि भारत में उस टाइम पे कोई इस लेवल का नहीं था कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोल सके। भारत को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत थी, लाइक स्टील की, बहुत सारे मतलब इस टाइप के मेटल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है ना। हैवी इंडस्ट्रीज़ किस लिए होती है, औजारों की आवश्यकता थी, हमको मशीनों की आवश्यकता थी, युद्ध लड़ने के लिए भी चीज़ों की आवश्यकता थी। तो इसको, और रोड रोड बनवाना हो गया, ऑफिसेज बनवाना हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझते हैं ना, इन सब का निर्माण का जो कार्य था उसमें गवर्नमेंट ने ही स्टेप लिया, बिकॉज प्राइवेट के पास इतना उस टाइम पे वो नहीं था, गवर्नमेंट ने ही इसको संभाला। अब आपको दो चीज समझनी पड़ेगी। जो लोकतंत्र भारत में आया था, ये इस वजह से नहीं आया था कि भारत में एक ऐसा राजा था जो एकदम बिना अंकुश के चल रहा था, या बहुत ही एब्सोल्यूट एक बहुत ही खतरनाक राजा रहा था, या किसी इंडिविजुअल लोगों को ये चाहिए था कि भाई नहीं, लोकतंत्र आए और मेरे इंडिविजुअल आइडियाज को सोसाइटी में सुना जाए। नहीं, इन कारणों से डेमोक्रेसी भारत में नहीं आई थी। भारत में किस लिए हमने अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल किया, उसका मेन रीज़न था कि हम चाहते थे कि भारत में एक ऐसा नेशन, एक ऑटोनोमस नेशन, एक अपने आप में आज़ाद नेशन डेवलप हो जाए, जो उसके बाद जो लोगों की फ्रीडम के बारे में बात करे, जो अंग्रेजों के समय पे नहीं था, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का जो आइडिया था, तो इनका तो आपको पता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ही वो ध्यान देते थे, या ऐसी सोसाइटी जहाँ पे गांव गांव तक विकास हो, ग्राम पंचायत, इस टाइप के इनके आइडियाज थे, ठीक है। तो नेशनलिस्ट जो लीडरशिप थी, वो एक इस तरीके का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक इस प्रकार का रिपब्लिक या इस प्रकार का देश का निर्माण कर रही थी, जहाँ पे जस्टिस हो, जहाँ पे लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो हर सिटीजन के बीच में, ठीक है। मतलब असमानता का बिल्कुल जगह ना हो, सबको आज़ादी हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो कानून के समय, और सबके बीच में एक प्रकार की एकता प्रेम बनी रहे। हमारे यहाँ पे आपको पता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज भी दे दी गई थी, यानी सबको वोट देने का अधिकार भी था। और ये माना जाता है कि हमारा समाज जो था वो पढ़ा लिखा उस प्रकार से नहीं था, ज़्यादा कृषि प्रधान देश था, और इतना हम लोगों के अंदर लोकतंत्र वाली जो भावना होती है, किस तरीके से वर्क करती है, वो आया नहीं था, फिर भी हमने दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो हमारा मेन एम था कि हम मार्केट तो क्रिएट करेंगे, लेकिन उस मार्केट को हम इस प्रकार से क्रिएट करेंगे कि जो प्रपोर्शन ऑफ पीपल को एक्सक्लूज, मतलब अमीरों का कब्जा होता है मार्केट पे, तो हम इस प्रकार का समाज क्रिएट करेंगे, इस प्रकार का मार्केट जहाँ पे गरीबों को अलग ना किया जाए, गरीबों को भी भागीदारी का मौका मिले। यानी हमारा इकोनॉमिक आइडिया जो था, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो हमारा आइडिया था, वो सबको लेके चलने का था, ठीक है। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करें,
तो हमने लिमिटेड डिग्री ऑफ ओपननेस रखा और इंटीग्रेशन किससे रखा, वर्ल्ड इकोनॉमी से। तो इसको समझ लीजिए, हमने अपने दरवाजे आज़ादी के तुरंत बाद नहीं खोले कि सारे देश के लोग आए और हमारे यहाँ पे व्यापार करें। हम व्यापार कर रहे थे, कुछ चीज़ें बाहर से मंगा रहे थे, पर बहुत ही लिमिटेड नंबर पे। हमने खुद को जोड़ने की कोशिश की, हम वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर बने, हम वर्ल्ड ट्रेड के भी मेंबर बने, लेकिन हमने अपने दरवाजे पूरे बाद में, मतलब समय के साथ हमने 1991 की तरफ खोले। हमने अपनी कंट्री को सोचा कि हम क्या बने, सेल्फ रिलायंट और डेवलप अपने आप से। अब मान लीजिए कि जब हमारी आज़ादी हुई थी, हम अगर दरवाजे खोलते तो बहुत सारी कंट्रीज़ लाइक चाइना का भी उस टाइम पे नहीं खुला था, बट इस टाइप की कंट्रीज़ के सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आ जाती, हमारे यहाँ पे कुछ डेवलप नहीं हो पाता और हमारे पास कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से, सब कुछ खुद से डेवलप करते हैं, फिर देखा जाएगा, ठीक है। और हमने मार्केट को बहुत रेगुलेटेड रखा, मतलब बहुत ही हम कंट्रोल करके मार्केट को रखे कि वो एकदम अंधाधुंध सिर्फ अमीरों का कब्जा ना बन जाए और बाकी लोग पीछे छूट जाए, ठीक है। तो ये चीज़ रही थी। कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक और चीज़ इंटरेस्टिंग उस टाइम पे जो होती है कि हमारे यहाँ पे जो, मतलब आज़ादी की लड़ाई हुई थी, उसका कोर प्रिंसिपल क्या था, नेशनलिज्म एंड डेवलपमेंट। यानी राष्ट्र प्रेम तो था ही, राष्ट्रवाद तो था ही, और विकास का एक इंसान के अंदर एक सपना देख रहा था कि भारत के अंदर विकास हो। कांग्रेस इलेक्शन होता है तो वो रूलिंग डोमिनेंट पार्टी बन जाती, सबसे ज़्यादा इस मतलब बहुसंख्यक लोग इसको वोट देते हैं, ये पार्टी बन जाती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल लेवल पे तो हमें एक तरीके की एकता, एक रूपता देखने को मिलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग कांग्रेस को चूज करते हैं। इनका मोटिव होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए और जो डेवलपमेंट हो, जो नेशनल इंटरेस्ट हो, वो पीपल का इंटरेस्ट हो। यानी जो देश चाहता है, जो लोग चाहते हैं, वही देश चाहेगा। जिस प्रकार का जनता मतलब चाहती है विकास, उसी प्रकार का देश विकास करेगा। पर कुछ इश्यूज होती हैं, जैसे कि एक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन या लैंड रिफॉर्म आता है, जिसमें जिसके पास बहुत अधिक जमीन है, उससे गवर्नमेंट लेके उसको मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी सब में। मतलब एक आई थिंक 100 बीघा का ऐसा कुछ रूल है, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। तो ये रिफॉर्म आता है, लेकिन क्या होता है कि ये रिफॉर्म सही से लग नहीं पाता है। रीज़न क्या होता है, जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं या ब्यूरोक्रेट अधिकारी होते हैं, वो अपर कास्ट लैंडलॉर्ड, जिनके पास अत्यधिक ज़मीन होता है, उच्च जाति के लोग, उनसे ज़मीन नहीं लेते हैं। और जो जो कानून में नहीं, एक हर कानून में कुछ ना कुछ, अगर आप कानून को समझते हैं तो कुछ ना कुछ लूप होल्स, कुछ ना कुछ कमी रहती है, जिसका फ़ायदा उठा के ये ज़मीन का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ हमें देखने को मिलता है कि हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट प्लानिंग का मॉडल उठाते हैं। तो हमारा फर्स्ट एम क्या होता है कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर दोनों ग्रोथ हो। आपको पता होगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान का यही एम होता है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर ग्रोथ किया जाए, ठीक है। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान देते हैं 1950 से 64 के बाद में, ठीक है, 70s तक। उसके बाद हम देखते हैं कि डाइवर्सिफाई भी करें। मतलब हम पहले शुरुआत में हैवी इंडस्ट्रीज़ पे गवर्नमेंट ध्यान देती है, लेकिन सेकंड अगर हम पॉइंट देखें तो हम कोशिश करते हैं कि हर प्रकार की जो चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज़ तो अभी अभी हमारे कंट्री में जन्मी होती है, तो हमारा कहाँ तक हमारा प्रोडक्शन कर पाते हैं कि कॉटन बना सकें, शुगर बना सके, जूट बना सके। लेकिन हम सोचते हैं कि इससे लेवल अपना इंक्रीज़ करके हर प्रकार का सामान भारत में ही हम बना सकें। डोमेस्टिक चीज़ें भी, हम फूड प्रोडक्ट्स वगैरह भी, फूड मतलब ये सब बना सकें। लेकिन एक और चीज़ होती है कि हमारे कंट्री में फूड कंजम्पशन जो होता है वो काफ़ी लो रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि 1964 से 6 के बीच में 12% जो ग्रेन होता है वो इम्पोर्ट होता है, ठीक है, यानी बाहर से आता है। एक मैं जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ती थी तो मेरी टीचर थी, तो वो बताती थी कि आज़ादी के बाद जो गेहूँ आता था, मतलब काफ़ी पहले की मैम थी, वो रिटायर भी हो गई थी मेरे स्कूल के समय ही। तो वो जो गेहूँ, आई थिंक वो बता रही थी कि यूएस से आता था, तो वो रेड कलर का, कुछ रेडिश कलर का गेहूँ होता था, वो ऐसा रोटी होता था कि च्युइंगम लगता था। तो ये 1964 मतलब 64 से 66 तक अराउंड हमारे कंट्री में फूड ग्रेन्स बाहर से आते हैं, बिकॉज उसकी बहुत कमी हो जाती है। जैसे आपको पता होगा कि आज़ादी के समय जो बहुत ज़्यादा उपज वाली ज़मीन थी वो पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, और आज़ादी का भी हम लोग बहुत सारे जो
कॉन्सिक्वेंस होते हैं या जो उसके इम्पैक्ट होते हैं वो दिख रहे होते हैं, तो काफ़ी कुछ ग्रेन वगैरह हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिक चीज़ें समझ गए हो क्या सिनेरियो होता है, इस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। एक और हमें मेजर क्रिटिसिज्म डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल का देखने को मिलता है कि एक तो फेलियर होता है कि लैंड रिफॉर्म तो हो ही नहीं पाता है, उसके बाद हाई कॉस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो जाती है, और हमें एक और देखने को मिलता है कि एक करप्शन से भरा सोसाइटी डेवलप होने लगता है। तीसरा ये होता है कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस तो लाता है, लेकिन इसको इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये एनर्जी इंटेंसिव है, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, पैसा मतलब महंगी महंगी चीज़ें खरीद के डालो अपने खेत में, लेबर इंटेंसिव नहीं है, यानी लोगों की नौकरी जा रही है, लोग पंपिंग सेट लगा दे रहे हैं, ये लगा दे रहे हैं, वो लगा दे रहे हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन भी कुछ ही एरिया में होता है। ठीक है, हमने ड्राई लैंड फार्मिंग को निगलेक्ट कर दिया, मतलब जो लैंड जहाँ पे पानी की कमी है या इस टाइप का जगह है वहाँ पे क्या उगाया जाए। ठीक है, उसके बाद जो अर्बन और रूरल भारत होता है, यानी शहरी और गांव का, जिसको इंडिया वर्सेस भारत भी कहते हैं, उसमें भी हम इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत ज़्यादा, या गवर्नमेंट कितना खर्चा करी उसमें भी बहुत डिफरेंस हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिकली हमारा इकोनॉमी का आखिर में एम क्या है, इस टाइप हम किस तरफ से उसको मोड़ रहे होते हैं, तो हम एक वेलफेयरिस्ट पॉलिसी को अपनाते हैं, और हमारा मेन एम होता है कि पूरे देश को मतलब एकत्रित कर दें और नेशन बिल्डिंग करें। लोगों के अंदर ये आइडिया नहीं रहे कि भाई हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से, हम इस कास्ट से, हम उस कास्ट से, पहले ये आइडिया रहे कि हम भारत से हैं, इंडिया से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्टेट का दोनों का आइडिया रहता है, और नॉन जो कैपिटलिस्ट पाथ होता है हम वो अपनाते हैं। पूरी तरीके से पूंजीवादी नहीं कर देते कि हर चीज़ बिजनेसमैन के हाथ में छोड़ दो और वही करेगा, पूंजीपति करेगा, देश सब कुछ कंट्रोल करके इस फेज में रखता है। अब 1967 से 1990 का हम देख लेते हैं। ठीक है,